नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो आज हम हिंदी साहित्य के 50 प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। और इससे पहले हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल और जो आधुनिक काल के प्रमुख गद्य विधाएं हैं उनकी भी चर्चा हमने की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हमने हिंदी साहित्य के जो प्रमुख विद्वान थे उन्होंने जिस प्रकार से हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण किया था इसकी भी चर्चा हमने की है। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न उत्तर पाठ 16। पहला सवाल, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कानन कुसुम और आंसू नामक काव्य रचना किसकी मानी जाती है। तो कानन कुसुम और आंसू नामक काव्य रचना किसकी मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रसाद और मुकुटधर पांड्य दोनों ने इस नाम से रचना लिखी है। तो प्रसाद और मुकुटधर पांड्य दोनों ने इस नाम से रचना लिखी है, कानन कुसुम और आंसू। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है। तो मॉरिशस का प्रेमचंद ये किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अभिमन्यु अनंत। तो अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुत्तर योगी 1974 ईस्वी उपन्यास जो 5 खंडों में प्रकाशित हुआ है इसमें किसके जीवन को केंद्रित में रखकर रचा गया है। तो फिर से पढ़ते हैं, अनुत्तर योगी 1974 ईस्वी उपन्यास जो 5 खंडों में प्रकाशित हुआ है इसमें किसके जीवन को केंद्रित में रखकर रचा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर स्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रावती अथवा नासिकेतोपाख्यान किस वेद का कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा का ही खड़ी बोली गद्य में रूपांतर है। तो फिर से पढ़ते हैं, चंद्रावती तथा नासिकेतोपाख्यान किस वेद का कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा का ही खड़ी बोली गद्य का रूपांतर है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका यजुर्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमाने में हम किस महिला लेखिका की आत्मकथा मानी जाती है। तो जमाने में हम किस महिला लेखिका की आत्मकथा मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका निर्मला जैन। निर्मला जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म राक्षस का शिष्य किस विधा के अंतर्गत आती है। तो ब्रह्म राक्षस का शिष्य किस विधा के अंतर्गत मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कहानी। तो ये जो है कहानी के अंतर्गत आती है। ब्रह्म राक्षस कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो ब्रह्म राक्षस कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं मुक्तिबोध। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं की सिलेबस में ये कहानी आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, यहाँ से कई प्रश्न आते हैं। तो ब्रह्म राक्षस कहानी के लेखक हैं मुक्तिबोध। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तमाल ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। तो भक्तमाल ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं नाभादास। नाभादास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवभक्तमाल ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। तो नवभक्तमाल ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं राधा चरण गोस्वामी। तो राधा चरण गोस्वामी जो हैं इसके लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुब्जा पच्चीसी किस कवि की रचना मानी जाती है। तो कुब्जा पच्चीसी
किस कवि की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नवनीत चतुर्वेदी। तो ये जो है नवनीत चतुर्वेदी की रचना मानी जाती है कुब्जा पच्चीसी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने सिद्धनाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से निकाल बाहर किया? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो किसने सिद्धनाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से निकाल बाहर किया? तो उस इतिहासकार या उस लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धनाथ साहित्य को हिंदी साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगारिकता के प्रति रीतिकालीन कवियों का दृष्टिकोण भोगपरक था, ये कथन किसका है? तो श्रृंगारिकता के प्रति रीतिकालीन कवियों का दृष्टिकोण भोगपरक था, तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भगीरथ मिश्र। तो ये जो है भगीरथ मिश्र की कथन मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं मरूंगा सुखी मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई है, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? ये प्रश्न भी आपका नेट में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मैं मरूंगा सुखी मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई है, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अज्ञ। तो ये जो है अज्ञ की पंक्ति मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद अपने आंसुओं से रो रहे हैं किराए के आंसुओं से नहीं, ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। तो घनानंद अपने आंसुओं से रो रहे हैं किराए के आंसुओं से नहीं, तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की ये कथन मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम कहानी किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो राम कहानी किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुधाकर द्विवेदी। तो ये जो है सुधाकर द्विवेदी जी की आत्मकथा मानी जाती है राम कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, ये किसका कथन है? तो जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, तो ये किसका कथन है? ये प्रश्न भी आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका विजयदेव नारायण शाही। तो ये जो है विजयदेव नारायण शाही की बहुत ही प्रसिद्ध कथन माना गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिकाल को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी है? तो भक्तिकाल को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये संज्ञा मानी जाती है, लोक जागरण भक्तिकाल को उन्होंने कहा था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धरती धन न अपना जो 1972 में प्रकाशित हुई थी, इस उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो धरती धन न अपना जो 1972 में प्रकाशित हुई थी, इस उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र इसके लेखक हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि धरती धन न अपना ये किस प्रकार की साहित्यिक कृति या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1972। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरण्य गाथा जो 2000 में प्रकाशित हुई थी, किसका कहानी संग्रह माना जाता है? तो अरण्य गाथा किसका कहानी संग्रह माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शैवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि के निबंधों को लिखने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मनोविज्ञान की कौन सी शैली अपनाई गई थी? तो चिंतामणि के निबंधों को लिखने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मनोविज्ञान की कौन सी शैली अपनाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
निगमन आगमन शैली। तो निगमन आगमन शैली जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि के निबंधों को लिखने के लिए इस शैली को अपनाया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं पुण्य यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। अब मैं पुण्य यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अंदाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पथ में पगे। इस पंक्ति से हमें किस कृष्ण भक्त कवि के जीवन की जानकारी मिलती है? तो फिर से पढ़ते हैं। चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पथ में पगे। तो इस पंक्ति से हमें किस कृष्ण भक्त कवि के जीवन की जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नंददास। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास ने अपने कौन से ग्रंथ में अपने वंश परंपरा का वर्णन किया है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सूरदास ने अपने कौन से ग्रंथ में अपने वंश परंपरा का वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका साहित्य लहरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। तेरा अधर विचुंबित प्याला, तेरी ही विस्मत मिश्रित हाला, तेरा ही मानस मधुशाला, फिर पूछूं क्या मेरे साकी, देते हो मधुमेह विस्मय क्या। तो ये पंक्ति जो है किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। तेरा अधर विचुंबित प्याला, तेरी ही विस्मत मिश्रित हाला, तेरा ही मानस मधुशाला, फिर पूछूं क्या मेरे साकी, देते हो मधुमेह विस्मय क्या। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है ये पंक्ति जो है किस कवि के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। प्रेम घाव दुख जान न कोई, जे ही लागे जाने पै सोई। तो इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। प्रेम घाव दुख जान न कोई, जे ही लागे जाने पै सोई। तो इसके कवि हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, किस कवि को जहांगीर ने हाथी से कुचलवा दिया था? तो किस कवि को जहांगीर ने हाथी से कुचलवा दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गंग कवि। तो गंग कवि को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्ण व कृष्ण लीला का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कृष्ण और कृष्ण लीला का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बुद्ध चरित्र। तो ये जो है बुद्ध चरित्र के अंतर्गत आता है, संस्कृत साहित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा में संत साहित्य का नाम किसने दिया है? तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत साहित्य नाम किसने दिया है? किस इतिहासकार ने दिया है या किस लेखक ने दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत साहित्य नाम दिया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किनके ग्रंथ में हुआ है? तो संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किनके ग्रंथ में हुआ है? तो इसका सही
उत्तर होगा आपका नाथ पंथ। तो नाथ और संत मत इन दोनों में शब्द का प्रचलन मिलता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृतांत किस पर आधारित है? तो चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृतांत किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका यूरोप प्रवास। तो ये जो है यूरोप प्रवास पर लिखा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम आत्मकथा गद्य में कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा गद्य कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुछ आप बीती कुछ जग बीती। मुक्तिबोध की कविता को लावा किसने कहा है? तो मुक्तिबोध की कविता को लावा ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रभाकर माचवे। तो प्रभाकर माचवे ने मुक्तिबोध की कविता को लावा कहा है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। तो ये किसके लिए कहा गया है? तो प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। तो ये किस कवि के लिए कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आलम। तो ये जो है आलम के लिए कहा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के लेखक का नाम क्या है? तो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं इंद्रनाथ मदान। तो इंद्रनाथ मदान जो है इसके लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाल रासों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो परमाल रासों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वाटरफील्ड। तो वाटरफील्ड नामक एक पाश्चात्य लेखक हैं, उन्होंने परमाल रासों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविकुल कल्पतरु रचना के लेखक का नाम क्या है? यह प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कविकुल कल्पतरु रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं चिंतामणि। कवि कल्पद्रुम रचना किसकी मानी जाती है? तो कवि कल्पद्रुम रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं श्रीपति। श्रीपति। कविकुल कंठाभरण रचना किसकी मानी जाती है? तो कविकुल कंठाभरण रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं दुलह। दुलह इसके लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य कल्पद्रुम रचना किसकी मानी जाती है? तो काव्य कल्पद्रुम रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं सेनापति। सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेठ गोविंद दास की प्रथम एकांकी जो 1935 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, उसका नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। सेठ गोविंद दास की प्रथम एकांकी जो 1935 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका साहस। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, अपनी भाषा में ठेठ ग्रामीण शैली के मुहावरों का प्रयोग किसने किया है? तो अपनी भाषा में ठेठ ग्रामीण शैली के मुहावरों का प्रयोग किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नागार्जुन ने। तो नागार्जुन ने अपनी भाषा में ठेठ ग्रामीण शैली के मुहावरों का प्रयोग किया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपभ्रंश की जेठी बेटी कौन मानी जाती है? तो अपभ्रंश की
जेठी बेटी कौन मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजस्थानी। तो राजस्थानी जो है ये अपभ्रंश की जेठी बेटी मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ हिंदी की किस विधा को कहा जाता है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ हिंदी की किस विधा को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उपन्यास। तो ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आता है और इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है ये उपन्यास के अंतर्गत आता है और इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रसिद्ध पूरे संसार में परचम लहराने वाला नाटक लोमड़वेश के रचयिता का नाम क्या है? तो हिंदी का प्रसिद्ध पूरे संसार में परचम लहराने वाले नाटक लोमड़वेश के रचयिता का नाम क्या है या लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामेश्वर प्रेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है और ये पंक्ति जो है किस काव्य के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। सदा तरैया ना वन फूले यारो सदा न सावन होए स्वर्ग मरैया सब काहू को यारो सदा न जीवे कोय। तो किस रासो काव्य की ये पंक्ति मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। सदा तरैया ना वन फूले यारो सदा न सावन होए स्वर्ग मरैया सब काहू को यारो सदा न जीवे कोय। तो ये पंक्ति जो है ये परमाल रासों के अंतर्गत आती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव की किस रचना में राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है? तो केशव के किस रचना में राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नखशिख। तो नखशिख जो है इसमें राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है और इसके लेखक हैं केशव दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल में शिक्षा से जूझते दलित की अभिव्यक्ति किस में मिलती है या किस रचना में मिलती है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल में शिक्षा से जूझते दलित की मार्मिक अभिव्यक्ति जो है किस रचना के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुर्दहिया। तो ये जो है मुर्दहिया के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा किस उपन्यास के अंतर्गत आती है? तो पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा जो है किस उपन्यास के अंतर्गत आती है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका परती कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या मानी जाती है? तो रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्रज भाषा। ठेठ हिंदी का ठाठ नामक रचना किस विधा की रचना मानी जाती है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ नामक रचना किस विधा की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उपन्यास। तो ये जो है उपन्यास के अंतर्गत मानी जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने 50 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे हम और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। जो विधाएं हैं हिंदी साहित्य की, उपन्यास हो, कहानी हो, काव्य हो, उनकी चर्चा भी हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।